बंगाल के दिल में काबा और आंखों में मदीना वाला गीत चुनाव के दौरान आपने मन से खूब सुना होगा, लेकिन अब बंगाल काबा और मदीना वाला गीत नहीं बल्कि वंदे मातरम गाएगा। सत्ता परिवर्तन के बाद से सूबे में परिवर्तन की आंधी चल रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ परिवर्तनकारी फैसले ले रहे हैं। ऐसे ही 2 फैसले आज लिए गए। क्या है ये फैसले और इनके ऐलान के बाद बंगाल में कैसी हलचल है, देखिए। वंदे मातरम शोकांतिके দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে, সেই প্রতিষ্ঠা জারি। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी। बंगाल की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने कट्टरपंथ, तुष्टीकरण और नफरत की सियासत के खात्मे का जो संकल्प लिया था, उसी दिशा में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। बंगाल में पहली बार सनातनी सरकार बनी और बनने के बाद से ऐसे ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं कि देश विरोधी और कट्टरपंथी जमात की रातों की नींद उड़ गई। अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ने जिन्हें भारत में रहते हुए राष्ट्रगीत से ऐतराज था, उन पर स्ट्राइक कर दी है। जिनको वंदे मातरम से परहेज था, उन पर स्ट्राइक कर दी है। जो वंदे मातरम में भी मजहब ढूंढते थे, उन पर स्ट्राइक कर दी है। ऐसे लोगों के लिए सीएम शुभेंदु अधिकारी का एक ऑर्डर आया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में साफ निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी छात्र वंदे मातरम गाएंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। वंदे मातरम शोकांतिके দিয়ে বিদ্যালয় শুরু করতে হবে, সেই প্রতিষ্ঠা জারি। फरवरी में गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया था, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार ने इसका विरोध किया था और इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए इसे स्कूलों में लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन अब शुभेंदु ने ममता दीदी के इस फैसले को पलट दिया है। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, भारत का मातृ बंधन है, तो क्या दिक्कत है? इससे पहले राज्य के स्कूलों में पारंपरिक रूप से सिर्फ राष्ट्रगान जनगण मन ही गाया जाता था। कुछ सालों से पिछली टीएमसी सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत के रूप में अपनाया था और राज्य के स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान इसे गाना अनिवार्य किया था। अब वंदे मातरम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। यानी अब स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा में 3 गीत, वंदे मातरम, बांग्लार माटी और राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। अलग सा फीलिंग है। जनगण मन भी ठीक है, लेकिन वंदे मातरम होना चाहिए था। और ये अभी ये जो सरकार आया है, वो जो आवश्यक मूलक किया है, वो बहुत अच्छा किया है। बहुत आनंद लग रहा है और गर्व महसूस कर रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल के हर आदमी का मुंह पे वंदे मातरम रहेगा। कोई बात नहीं, बंगाल का जो जातीय संगीत जनगण मन अधिनायक और दूसरा है वंदे मातरम, दोनों भी जातीय संगीत है। गवर्नमेंट ऑर्डर कर देगा तो हम तो मन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। शुभेंदु सरकार ने जहां एक तरफ वंदे मातरम विरोधी गैंग पर प्रहार किया, तो वहीं बड़ा फैसला बकरीद को लेकर भी किया गया। शुभेंदु सरकार ने जहां एक तरफ स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किया, तो वहीं खुले या सार्वजनिक जगहों पर जानवरों की कटान पर भी रोक लगा दी। अब पशु वध सार्वजनिक स्लॉटर हाउस में नहीं किए जाएंगे। केवल नगर पालिका की वधशाला या स्थानीय प्रशासन की ओर से तय वधशाला में ही पशु वध हो सकेगा। ऐसा न करने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। 26 मई को बकरीद का त्योहार है। कुर्बानी के इस त्योहार से पहले पशु वध को लेकर आए नियमों ने मियां भाई की टेंशन बढ़ा दी है। कुल मिलाकर नए सीएम शुभेंदु अधिकारी अपने ताबड़तोड़ फैसलों से कट्टरपंथी गैंग में लगातार खलबली मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर से पूरब और पूरब से पूर्वोत्तर तक कट्टरपंथियों का इलाज अब सिंगल फार्मूले से किया जा रहा है। शुरुआत योगी के यूपी से हुई थी, लेकिन अब बुलडोजर की दहाड़ से उत्तराखंड, असम के बाद अब बंगाल के अवैध कब्जादारी भी थर्राने लगे, क्योंकि बुलडोजर अधिकारी ने अपने पहले ही एक्शन से
अपनी पावर का एहसास करा दिया। कोलकाता में हुई बुलडोजर कार्रवाई की गूंज के बाद अब बंगाल में बुलेट दौड़ाने की मांग तेज हो गई। हम लोगों को अपना बात रखने का, हमारा डॉक्यूमेंट सेव करने का, अगर बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगा तो सारा पेपर तो खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ से पेपर लाएंगे? We the government of BJP are performing as per the law. हम क्या बोले सर, हम नहीं बोल सकते सर, पूरे समाज का हाल यही है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए क्या होता है। कोलकाता में अवैध फैक्ट्री पर बुलडोजर अधिकारी कब्जा, तो अवैध कब्जाधारियों की तीस निकली, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आगे आगे देखिए होता है। ये तो पहले होना चाहिए था, देश में सब जगह होता है और वो सारे चीज जो लागू होना चाहिए सब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के 5वें दिन सबसे पहला बुलडोजर एक्शन करके अवैध कब्जे पर ऐसा पंच मारा कि बंगाल में ऑपरेशन ट्रिपल बी लागू करने की मांग उठ गई। क्या है ऑपरेशन ट्रिपल बी, आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए, जब कोलकाता में इल्लीगल फैक्ट्री पर शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर चला तो कैसे भाईजान की जुबान से उफ निकल। अंदर बंद है, दलील कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निकालने नहीं दे रहा है। देखिए कैसे बुलडोजर ने अवैध फैक्ट्री के हर हिस्से को एक एक करके तोड़ डाला। न खिड़की बची, न दीवार, न ही छज्जा। इस फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अवैध फैक्ट्री पर फौरन एक्शन के निर्देश दे दिए। उसके कुछ घंटे बाद की हालत देख लीजिए। जो इमारत ममता राज में जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही थी, उसे शुभेंदु अधिकारी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। बंगाल में ही 2 और जगहों पर बुलडोजर ने अपनी पोजीशन ली और अवैध इमारत का हश्र क्या होता है, ये अवैध कब्जाधारियों को समझा दिया। वर्तमान रेलवे स्टेशन के बाहर रोहिंग्याओं की अवैध मार्केट रातों रात साफ कर दी। बुलडोजर आया और अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने जो अवैध मार्केट बना रखी थी उसे खत्म कर दिया। तीसरा बुलडोजर एक्शन हुआ उत्तर 24 परगना, जहां बुलडोजर टीएमसी के एक दफ्तर पर चला। यह दफ्तर रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे रेलवे प्रशासन ने गिरा दिया। आरोप है कि यहां कई तरह की आपराधिक गतिविधियां भी चल रही थी। इसका इलाज बुलडोजर अधिकारी ने कर दिया। आगे भी अवैध कब्जाधारियों को ट्रीटमेंट ऐसे ही मिलेगा, ये बंगाल सरकार साफ शब्दों में कह रही है। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। सिटीजन राइट्स मिलना, तो इसके लिए कुछ भी चलना चाहिए। सवाल है कि क्या ऑपरेशन ट्रिपल बी बंगाल में बुलडोजर और बुलेट से रूल ऑफ लॉ लाएगा? शुभेंदु का बुलडोजर चल गया है, क्या अब बुलेट दौड़ेगी? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि हुगली में टीएमसी के दफ्तर में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। तो वहीं मुर्शिदाबाद में अब्दुल नाम के टीएमसी कार्यकर्ता पर मां दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप लगा। सीसीटीवी में अब्दुल मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करता साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसा शुभेंदु ने कहा था, क्या अब्दुल का वैसा ही इलाज होगा? जिस तरीके से भाषा समझता है, आज उस तरीके से भाषा टीएमसी जो करेगा उसका उल्टा चक्कर पड़ेगा। यूपी में तो पहले से ही चल रहा है। अब जनता मांग कर रही है कि यूपी के तर्ज पर बंगाल में भी अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद अब एक्शन शुरू हो गया। इसी बीच ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर दायर एक याचिका के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। यहां वो वकील बनकर पहुंचे और शुभेंदु सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ममता ने कोर्ट में दलील दी कि बंगाल की लोगों की रक्षा करें, ये बुलडोजर राज्य नहीं है। टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी की सरकार कानून के दायरे में काम कर रही है। बीजेपी सरकार में बातें कम और काम ज्यादा करने पर जोर है।
शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन ममता की कोर्ट में वकील की वेशभूषा में मौजूदगी पर बार काउंसिल ने सवाल खड़ा कर दिया और पूछा कि किस हैसियत से ममता बनर्जी वकील की वेशभूषा में हाई कोर्ट में पेश हुई। यूपी में रहना है तो फिर अवैध काम से तौबा करना होगा। यूपी में अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर रोजाना गरज रहा है, लेकिन इसके बाद भी भाईजान ने योगी के बुलडोजर को चैलेंज कर दिया। एक नहीं, दो जगहों पर भाईजान ने अवैध मस्जिद बना दी, लेकिन बाबा का बुलडोजर खबर लेने पहुंचा। यूपी में बुलडोजर से कोई बच नहीं सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। जहां रुमाल रखो वहीं वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। अरे सिलसिला बंद हो गया। योगी आदित्यनाथ की तमाम चेतावनी के बावजूद भाईजान का अवैध कब्जा और अवैध निर्माण का धंधा जारी है। कहीं दिन में तो कहीं रात में चोरी छिपे भाईजान अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ के चेतावनी के बाद भी भाईजान बेखौफ होकर यूपी के रामपुर के धर्मपुरा गांव में अवैध निर्माण कर रहे थे। मस्जिद की ऊंचाई रातों रात बढ़ा रहे थे, मस्जिद को 2 मंजिला बना रहे थे। रात में भाईजान मस्जिद का अवैध निर्माण करते और दिन होते ही काम बंद कर देते ताकि पुलिस प्रशासन को अवैध निर्माण की भनक न लग सके। रातों रात भाईजान ने अवैध तरीके से पिलर खड़ा कर दिया, दीवारें खड़ी कर दी, लेकिन योगी फोर्स के स्ट्राइक से बच नहीं पाए। इस बार योगी फोर्स पूरी तैयारी के साथ पहुंची और रात के अंधेरे में ही भाईजान को रंगे हाथ धर लिया। रात के अंधेरे में ही आयरन कटिंग मशीन से पिलर को काटा जा रहा है। अवैध तरीके से खड़ी की गई दीवार ढाई जा रही। अवैध निर्माण के लिए रखी बांस बल्ली को हटाया जा रहा। योगी फोर्स तब वापस लौट जब तक अवैध निर्माण समतल नहीं हो गया। 6 घंटे में ही अवैध हिस्से के एक एक निशान को मिटा दिया गया। रामपुर के धर्मपुरा गांव में अवैध मदरसा संचालन की भी शिकायत मिली है। अब पुलिस गांव में मौजूद सभी मस्जिदों की जांच करेगी। अगर मदरसा संचालन की शिकायत सही पाई गई तो फिर योगी फोर्स का एक्शन होकर रहेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक भाईजान का धर्म की आड़ में अवैध निर्माण जारी है। रामपुर से 700 किलोमीटर दूर देवरिया में भी भाईजान चुपचाप अवैध निर्माण कर रहे थे। यहां भी अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही थी। न नक्शा पास हुआ, न जमीन का लैंड यूज बदला, बस खाली जमीन देख और बनवाने लगे मस्जिद। अवैध तरीके से यह मस्जिद यूपी के देवरिया जिले के रुद्रपुर में बनाई जा रही थी। बिना नक्शा पास कराए, बिना प्रशासन से इजाजत लिए भाईजान ने अवैध तरीके से पूरी मस्जिद खड़ी कर दी। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के अमौनी गांव में। इस गांव में पिछले 2.5 वर्षों से एक मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा था। आप पीछे की तस्वीरों में देख रहे हैं, यह मस्जिद है जहां 2.5 सालों से काम चल रहा था। गांव के व्यक्ति ने एक शिकायत की। शिकायत के बाद एसडीएम रुद्रपुर मौके पर पहुंचे और मस्जिद निर्माण को रुकवा दिया गया। बस छत की ढलाई होनी बाकी थी। छत की ढलाई के लिए शटरिंग भी हो गई थी, लेकिन इससे पहले इस अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के पास शिकायत पहुंच गई। रुक गया, ऐसे हो रहा था। एसडीएम साहब आए, कोतवाल साहब आए, सब आए, बोले काम रोक दो, हमने रोक दिया। इसका आप कहीं आदेश लिए थे सरकार से? नहीं सर, नहीं लिया था किसी से। नहीं, खाली वही हमारे पास वो था, रजिस्ट्रेशन था, उसी के दम पर बना रहा था। भाईजान भूल गए थे कि ये यूपी है और यहाँ पर योगी का रूल ऑफ लॉ चलता है और जो भी कानून की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करता है उसे योगी फोर्स तुरंत कानून का पाठ पढ़ाती है। देवरिया से त्रिपुरेश पति त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। योगी के नियम कायदे, योगी के एक्शन का तरीका और ना मानने वालों पर हंटर चलाने का स्टाइल, ये सब जानते हैं।
लेकिन कुछ मियां भाई हैं जो सब कुछ जानते बूझते भी, चाहे हिंदू त्योहार आ जाए या फिर मुस्लिम पर, माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने से बाज नहीं आते। यूपी में खुले में नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसके बावजूद अलीगढ़ के एक मुफ्ती योगी की बनाई लक्ष्मण रेखा को बकरीद से पहले लांघने की कोशिश में जुट गए। 1 से 1.5 घंटे के लिए उस रोड को रोका जाए। तो रोड को पूरे क्षेत्र को अपना घोषित करना चाहते हैं। उनकी मानसिकता है कि माहौल को खराब करें। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है तो इतनी सख्त कार्रवाई होती है कि 7 पीढ़ियां याद करती हैं। यूपी में सड़क पर नमाज बैन है। लाउडस्पीकर की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन भाईजान योगी की खींची गई लक्ष्मण रेखा को तोड़ने की कोशिश में। अब ईद उल अजहा आ रही है, उसमें 1 से 1.5 घंटे की नमाज होती है। जिन जगहों पे भी नमाज होती है, मिसाल के तौर पे ईदगाह में होती है या दूसरी जगहों पे होती है, तो वहां पे इजाजत दी जाए कि जिस तरह आप दूसरे जो धर्म विसर्जन होते हैं उनमें इजाजत देते हैं, इस तरह इसमें भी इजाजत दीजिए। ये अलीगढ़ की रसलगंज मस्जिद के मुफ्ती हैं। नाम है मुफ्ती अब्दुल्ला नदवी। ये योगी के बनाए नियम कायदों को तोड़ने की मंजूरी मांग रहे हैं। 26-27 मई को बकरीद है और उस दिन अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं, लोगों को बेवजह परेशानी में डालकर ईद की दुआ करना चाहते हैं और इसके लिए अड़ गए हैं। हिंदू त्योहारों से तुलना करने लगे हैं। कांवड़ यात्रा होती है, हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा एक साइड का रोड ब्लॉक किया जाता है। लेकिन जब यही सहूलत बात आती है मुसलमानों के लिए, जो कि अक़लियती तबका है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो वहां पे रोड पे नमाज तक नहीं होने दी जाती। इसलिए सवाल उठ रहा है कि योगी की लक्ष्मण रेखा को क्या तोड़ पाएंगे भाईजान। यूपी में 2019 में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद से ही यूपी में सड़कों या खुली जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब ईद और रमजान में नमाज सिर्फ मस्जिद, ईदगाहों पर ही अदा की जाती है। यूपी में सड़क जाम करके या ट्रैफिक बाधित करके नमाज पढ़ने के दिन लग चुके हैं और नियम तोड़ने वालों पर कानूनी हंटर भी चलता है। इसके बावजूद कुछ लोग जिद पर उतारू हैं और बार बार उसी चीज की रट लगा रहे हैं जो पहले से ही मना है। यूपी गवर्नमेंट से ये मांग करता हूं कि जिस तरह पहले सड़कों पर नमाज हुआ करती थी उस तरह आगे भी हो। यूपी में सड़क पर नमाज की मांग उठाने को हिंदू सीधे सीधे माहौल बिगाड़ने की साजिश करार दे रहे हैं। वहीं कई मौलाना भी इस पर इत्तेफाक रखते हैं। जानबूझकर ऐसी मांग करना कहीं ना कहीं शहर के माहौल को जानबूझकर खराब करने की मंशा को उजागर करता है। हिंदू त्योहारों को जानबूझकर निशाना बनाना और उनसे तुलना करना अपने आप में घृणात्मक है। हम अपील करते हैं कि कोई भी नमाज को विवाद में लाने की कोशिश ना की जाए और शांतिपूर्वक नमाज होने दी जाए। योगी 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ये साफ कर चुके हैं कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बकायदा इस पर ऑर्डर भी आ चुका है। लेकिन भाईजान है कि योगी के रूल ऑफ लॉ को तोड़ने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करने की हट लिए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात देवभूमि की। देवभूमि को नशा तस्करों की नजर सी लग गई। देवभूमि को नशे में धकेलने की साजिशें की जा रही और नशा तस्करों के टारगेट पर धर्मनगरी हरिद्वार है। 1 महीने में पूरे उत्तराखंड से करीब 120 नशा तस्कर पकड़े गए। देवभूमि को ड्रग फ्री करने के लिए अब धामी सरकार ने मेगा ऑपरेशन छेड़ दिया है। अब इनकाउंटर भी होगा और बुलडोजर भी चलेगा। उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। देवभूमि को
नशा मुक्त करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान चला रहे हैं। बच्चों को नशा नहीं करने की शपथ दिला रहे हैं, तो नशा तस्कर देवभूमि उत्तराखंड में नए नए तरीके से नशे की तस्करी कर रहे हैं। इसका नाम हसीन तोता है और पुलिस ने इसे 260 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल रुड़की से बरामद। 15 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर पकड़ा गया। ये सभी तस्कर धर्मनगरी हरिद्वार और उसके आसपास से पकड़े गए। हसीन तोता हरिद्वार का रहने वाला है। हरिद्वार पुलिस ने इसे 78 लाख रुपए की स्मैक के साथ पकड़ा है। हसीन तोता बीते कई सालों से उत्तराखंड, खासकर धर्मनगरी हरिद्वार में नशे का कारोबार कर रहा था। हरिद्वार के युवाओं को स्मैक सप्लाई करता था, उन्हें नशे का आदी बनाता था। लेकिन इस बार हरिद्वार पुलिस पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही हसीन तोता स्मैक लेकर हरिद्वार जिले में दाखिल हुआ, पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके बारे में कई दिनों से इनपुट था और इस पे लगातार पुलिस काम कर रही थी और ये सफलता मिली है। और इस जो हीरोइन पकड़ी गई है, इसके जो वैल्यू है वो 78 लाख रुपए के आसपास है, जो बड़ी सफलता है। ये ऑपरेशन प्रहार में कार्रवाई है और भविष्य में भी कार्रवाई करते रहेंगे। और उसके आसपास कुछ लोग और हैं जो हमारे रडार पे हैं। नशा तस्करों को पकड़ने के लिए हरिद्वार के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। हरिद्वार जिले में एंट्री और एग्जिट के हर पॉइंट पर पुलिस का पहरा है, ताकि धर्मनगरी को ड्रग्स का अड्डा बनने से बचाया जा सके। पुलिस वाले जिस बॉक्स के साथ खड़े हैं, ये कोई आम बॉक्स नहीं है, बल्कि इस बॉक्स में नशे की 18,000 गोलियां। इसके अंदर प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल है। तस्कर इसे हरिद्वार ला रहा था, लेकिन रुड़की में धामी की पुलिस ने रोक लिया। पुलिस को देखते ही तस्कर बाइक और नशे की गोली से भरे इस कार्टून को छोड़कर फरार हो गया। एक स्ट्रॉन्ग इनपुट था कि कोई व्यक्ति काफी सारे नशीले कैप्सूल, प्रतिबंधित कैप्सूल लेके चल रहा है, तो उसमें रेड डाली गई। तो जैसा मुझे बताया गया, वो जो अभियुक्त था उसको थोड़ा शक सा हुआ, तो गाड़ी और वो सामान छोड़ के भाग गया। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में नशा तस्करों से लगभग 208 करोड़ रुपए की नशीली सामग्री बरामद हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 3,431 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 4,440 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देवभूमि में बढ़ते नशे के कारोबार पर अब धामी सरकार के प्रहार से ड्रग्स तस्कर डरे हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ तस्कर बाज नहीं आ रहे। अब ऐसे तस्करों का सही इलाज तो कानून का बुलडोजर ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ट्रंप के चीन दौरे के पहले ही दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई कि आगे 48 घंटे में अमेरिका चीन के बीच क्या पटकथा लिखी जाएगी, क्लियर हो गया। ट्रंप बटर बाउल यानी कि मक्खन के कटोरे के साथ बीजिंग पहुंचे। जिनपिंग की शान में खूब कसीदे भी पड़े, लेकिन बदले में जिनपिंग ने ट्रंप को ऐसी धमकी दे डाली कि मीडिया पूछता रह गया और ट्रंप के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। दुनिया भर के एक्सपर्ट इसे जिनपिंग ट्रंप के रिश्ते का अभी बस ट्रेलर मात्र बता रहे हैं। जब चीन अमेरिकी दोस्ती की नई कहानी लिखी जा रही है, तो फ्रेम दर फ्रेम, सीन दर सीन दुनिया नाप रही है ट्रंप और जिनपिंग की गर्मजोशी वाली मुलाकात और उसके पीछे की हकीकत। सीन नंबर 1, हैंडशेक में खींचतान। टैरिफ की पिघलती बर्फ पर दोस्ती की इबारत ऐसे लिखी जा रही है, ट्रंप जिनपिंग के हाथ मिल रहे हैं या एक दूसरे की ताकत की पैमाइश हो रही है। 15 सेकंड में कई बार ट्रंप ने जिनपिंग का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग भी तैयारी करके आए थे, हाथ को मजबूती से पकड़े रखा। सीन नंबर 2, आई आपका स्वागत। शी जिनपिंग ने अपनी जगह से हिलना तक मुनासिब नहीं समझा। पार्टनरशिप की दुहाई में बाहें फैलाए ट्रंप खुद चीन चले आए हैं। सीन नंबर 3, चीन के डिजिटल कैद में ट्रंप। चीन में भी ट्रंप के काफिले की हनक तो वही दिखी, लेकिन दिल में दहशत ऐसी की स्थिति पूरी कोर टीम में डिजिटल लॉकडाउन जैसी है। ना मोबाइल और ना लैपटॉप, बीजिंग में नो पर्सनल डिवाइस। ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के लिए कड़े डिजिटल लॉकडाउन के नियम लागू किए गए हैं।
इस नीति के तहत साफ निर्देश है कि प्रतिनिधिमंडल का कोई भी सदस्य अपने नियमित स्मार्टफोन और लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने अपनाई नो पर्सनल डिवाइस नीति। बीजिंग पहुंचे अमेरिकी अधिकारियों को निर्देश, स्मार्टफोन लैपटॉप के इस्तेमाल से बचने के निर्देश। चीन की जासूसी को रोकने के लिए फैसला लिया। चीन की फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से घबराया यूएस को संवेदनशील डेटा चोरी का डर सता रहा है। यूएस प्रतिनिधिमंडल सुरक्षित डिवाइस इस्तेमाल करेगा। सीन नंबर 4, रेड लाइन क्रॉस करने की परमिशन नहीं। रेड कारपेट पर पांव रखकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में पहुंचे। इसके बाद जिनपिंग ने ट्रंप को टेंपल ऑफ हेवन का नजारा दिखाया। लेकिन ये क्या, मुद्दा ताइवान का छिड़ा और बड़बोलेपन के मास्टर ट्रंप खामोश हो गए। यही है चीन अमेरिकी दोस्ती का नया चैप्टर, जहां न एक दूसरे पर भरोसा है, ना उम्मीद की ऊंची दीवारें खड़ी करने की मंशा है, ना एक दूसरे को सम्मान देने की सोच है। लिहाजा दुनिया सवाल पूछ रही है, बीजिंग से क्या बैरंग लौटेंगे ट्रंप? ये सवाल इसलिए कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और पहले ही दिन दिख गया कि जिनपिंग ट्रंप से हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दिल मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। भले ही ट्रंप चीन के साथ बड़ी डील की उम्मीद में जिनपिंग के कसीदे पढ़ते रहे, ट्रंप की चीन जाने की मंशा उनके साथ गए जंबो आकार के प्रतिनिधियों की टीम बता रही है। ट्रंप जिनपिंग से वही चाहते हैं जो बाकी दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। डॉलर, अपनी शर्तों पर डील, अमेरिकी कंपनियों का फायदा, और इस सब के बीच ऐसा रिश्ता जो नहीं कर सके अमेरिकी सुपरमेसी को चैलेंज। लेकिन ये चीन है जिसकी ताकत अमेरिकी प्रभुत्व के लिए खुला चैलेंज है। सेक्टर कोई भी हो, चीन अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन बस 19-20 का रह गया है। लिहाजा ट्रंप की तरह जिनपिंग अमेरिका की तारीफों के फूल नहीं बांधते। दो टूक बेबाक बिना लाग लपेट सुलगता ताइवान का मुद्दा छेड़ देते हैं। जिनपिंग लक्ष्य से नहीं भटकते, चीन का टारगेट फिक्स है, 2027 तक ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना। अमेरिका इस राह का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अमेरिका ताइवान के बीच रक्षा संधि है। लिहाजा अमेरिका की मजबूरी है कि ताइवान की रक्षा करे, और यही पेच फंसता है। टकराव का यही वो पॉइंट है जहां 72 घंटे तक चीन में ट्रंप को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और तालियों की गड़गड़ाहट मिलेगी, लेकिन कोई ठोस कामयाबी मिले इसकी उम्मीद फिलहाल तो कम से कम नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बुधवार की रात यूपी में ऐसी आंधी आई कि 104 लोगों की मौत हो गई। इस भयंकर आंधी तूफान के बीच बरेली से उड़ते इंसान का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हवा में लहराते इंसान का ऐसा वीडियो आपने शायद ही कभी पहले देखा होगा। 18 सेकंड के इस वीडियो में एक इंसान 50 फीट ऊपर हवा में उछलता है और 100 मीटर दूर जाकर गिरता है। उसके बाद उड़ता हुआ यह इंसान क्या बच पाता है? यह बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, हवा में करतब नहीं कर रहे नन्हे मियां, जान के लाले पड़े हैं। यहां से कहां तेज आंधी नन्हे मियां की जान पर आफत बनकर हवा में कलाबाजियां खाते खाते जमीन पर गिरे तो पता चला हम तो जिंदा हैं, और घंटे भर भी नहीं बीते कि हवाबाज नन्हे मियां वायरल हो गए। 50 साल की उम्र में खुदा ने नाम होने का दिन भी दिखाया तो ऐसा कि दिन में ही तारे दिखने लगे। हवा में उड़ते इंसान की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने अब तक देखी हो। करीब 50 फीट हवा में उड़ गए नन्हे मियां, करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे नन्हे मियां। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई तेज आंधी में नन्हे मियां तिनके सा उड़ गए। तूफान के आगाज के साथ ही नन्हे मियां बारात घर के पास लगे भारी भरकम टीन शेड में लगी लोहे की पाइप और रस्सी को थाम ली। जिंदगी महफूज लगी, लेकिन हवा ने नन्हे मियां को उड़ाने की ठान रखी। ऐसा झटका लगा कि जमीन हिल गई। चक्रवाती बवंडर ने भारी भरकम टीन शेड को ऐसा उखाड़ा कि नन्हे मियां उसके साथ ही खिलौने की तरह हवा में करीब 50 फीट ऊपर उछल गए। जिसने मंजर देखा उसकी चीख निकल गई।
हवा के बवंडर में कई फीट ऊपर गोल गोल घूमने के बाद नन्हे मियां खेत में जा गिरे। लोगों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाया। आसमान से गिरे नन्हे मियां मौत के मुंह से बाल बाल बचकर लौटे, लेकिन इस खौफनाक हादसे में नन्हे मियां कई जगह से टूट गए, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। नन्हे मियां ने कुदरत की ताकत का जिक्र अपने अल्फाज में यूं किया। मैं उसका एंगल पकड़ा था 3 साइड का, तो इतनी भारी आंधी तूफान आया था, वो साथी ले चलेगी ऊपर के लिए 50 फीट ऊंचाई से और 80 फीट दूरी से गिराया था। पहले 3 गिरी थी, बाकी बाद में मैं गिरा था। तो क्या लग रहा था कि आप बचोगे? नहीं, मैं समझ में आई, मौका खत्म हो गया भैया, मेरे जैसे मैंने अब बचूंगा नहीं। बरेली का ये बवंडर सिर्फ एक बानगी है। इस प्री मानसून चक्रवाती तूफान और आकाशीय बिजली ने पूरे उत्तर प्रदेश में भारी तबाही मचाई। रायबरेली में तूफान की रफ्तार इतनी तेज थी कि विशालकाय पेड़ भरभरा कर गिर पड़े, जिनके नीचे कार बाइक दब गई। वहीं एक किसान की भी मौत हो गई। उन्नाव में आई तेज आंधी ने सालों पुराने एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, जो वहां खड़ी एक कार पर जा गिरा। उन्नाव में 6 लोगों की तेज आंधी की वजह से मौत हो गई। भदोही में भीषण तूफान से कहीं पेड़ टूटे तो कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए। भीषण तूफान और बारिश ने वहां 15 लोगों की जान ले ली। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सीएम योगी भी एक्शन में दिखे। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि पीड़ितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़ितों को 24 घंटे में मुआवजा मिले, पीड़ितों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाए। अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें, नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट दी जाए। इस आंधी तूफान में कई पशुओं के मारे जाने की भी खबर है। साथ ही 15 जिलों में अभी भी आंधी बारिश का अलर्ट है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है, क्योंकि हर किसी की किस्मत नन्हे मियां की तरह नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में विद्रोही गुट और मुनीर आर्मी के बीच फाइनल फाइट शुरू हो गई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगहों पर मुनीर की आर्मी पिट रही है। बीएलए और विद्रोही गुटों का खौफ मुनीर के अंदर इतना है कि वो पेशावर क्वेटा जाने से डर रहा है कि कहीं बलूचिस्तान वाले उसे मार न दें। बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान में मुनीर ने सरेंडर कर दिया। बलोचों ने अब मुनीर आर्मी के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया। बलोच विद्रोही मुनीर की फौज को घेर कर मार रहे हैं। बलूचिस्तान के जवालंग और चमालंग में मुनीर फौज और बीएलए के बीच आमने सामने की जंग हुई, जिसमें मुनीर के 5 सैनिकों को बीएलए वालों ने मार गिराया। मुनीर का करीबी मेजर तौसीफ अहमद भाटी भी मारा गया। 5 सैनिकों की मौत से भड़की मुनीर सेना ने बलूचिस्तान में सारी हदें पार कर दी। जलकर कबाड़ बन चुकी गाड़ियों का ये वीडियो पाकिस्तान की क्वेटा का है। अभी भी पूरे इलाके में सफेद धुएं का गुबार छाया हुआ है। कार, ट्रक, बस, टैंकर जहां तक नजर जा रही है सिर्फ जली हुई गाड़ियां ही दिख रही हैं। मुनीर आर्मी ने इसे गाड़ियों का कब्रिस्तान बना दिया है। ये गाड़ियां बलोच और पश्तूनों की है, जिसे मुनीर की सेना जब्त कर लाई थी और यहां रखी थी। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हार होता देख मुनीर आर्मी ने इन्हें आग के हवाले कर दिया।